सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने वाले हैं। जो आज तक मैं आपको पंच महाभूत पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हमेशा से यही कहा था कि जो आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी मतलब पहाड़, पृथ्वी मतलब मिट्टी, पृथ्वी मतलब अर्थ, जल मतलब वाटर, अग्नि मतलब फायर, वायु मतलब एयर, आकाश मतलब स्पेस, जो आप ये सब सोच रहे हैं ये स्थूल पदार्थ है, ये महाभूत नहीं है। तो आज मैं आपको ये 5 महाभूत, जो 5 सूक्ष्म महाभूत है, आपके ग्रुप में हमने टॉपिक भेजा होगा और वैसे भी मैंने ये शेयर कर दिया था पोस्ट पहले ही। तो 5 सूक्ष्म जो महाभूत है ये कौन है और इसे हम कैसे समझें। एक वर्ड में समझना आसान नहीं है, लेकिन हाँ इससे जो है आप जो है डिफाइन कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, अपना बुद्धि लगा सकते हैं। इसलिए हमने जो है समझाने के लिए ये सब लिख दिया है। हालांकि यही होता है, यही है वास्तव में। तो इसे जो है हम कैसे समझें, तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 सूक्ष्म महाभूत, जो हम हर बार आपको मतलब क्या है कि ऐसा बता रहे थे कि जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। इससे पहले मैंने आपको कल क्या बताया था, तो महाभूतों के गुण, जिस प्रकार से आप लोगों ने क्या है कि दोषों के गुण के बारे में पढ़ा कि वात के गुण है, पित्त के गुण है, कफ के गुण है, तो आपको समझ में आया कि वात पित्त कफ क्या है। असल में वात पित्त कफ भी क्या है, महाभूत का ही कॉम्बिनेशन है। आपको पता है, जैसे वात का कॉम्बिनेशन वायु और आकाश महाभूत है, पित्त का कॉम्बिनेशन अग्नि और जल महाभूत है, और कफ का कॉम्बिनेशन पृथ्वी और जल महाभूत है, विशेष रूप से जल महाभूत है। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन है, अर्थात पित्त में आपको तेज और जल महाभूत का दर्शन होगा, उसके गुण मिलेंगे, और बात में वायु और आकाश के गुण मिलेंगे। जैसे बात पढ़ने से कटकट की आवाज आती है, तो आवाज यानी शब्द, शब्द किसके गुण है, आकाश के गुण है, आकाश के तन्मात्रा है, आकाश के गुण है। ठीक है, रुक्षता किसके गुण है, वायु के गुण है। तो इस प्रकार से आपको वात पित्त कफ को समझ में आया, इसलिए क्योंकि मैंने आपको गुणों को बताया कि किस प्रकार से गुण काम करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से कल अपना टॉपिक हुआ था, संक्षेप में थोड़ा कर पाया था मैं कल। तो पृथ्वी महाभूत के गुण के बारे में मैंने कल बताया था, और आप महाभूत के गुण के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे तेज महाभूत के क्या गुण है, तेज महाभूत के गुण। हालांकि गुण पहले ही हमने क्लियर कर दिए, लेकिन जो विशेष गुण बताया गया है, जो भारत के वैज्ञानिकों ने बताया है प्राचीन समय में, उसकी आज बात करेंगे। तेज महाभूत के गुण क्या हैं आज देखेंगे आज, और सभी के 10-10 गुण हैं जी, सबके 10-10 गुण हैं। पृथ्वी महाभूत के 10 गुण हैं, आप महाभूत के 10 गुण हैं, वायु महाभूत के 10 गुण हैं, तेज महाभूत के 10 गुण हैं, आकाश महाभूत के 10 गुण हैं, कुल 50 गुण हैं। ऐसा कहीं भी आयुर्वेद में इस प्रकार से नहीं वर्णन है। तो ये कहाँ वर्णन है ना। तो वायु महाभूत के गुण, तो वायु महाभूत के 10 गुण कौन है, और आकाश महाभूत मतलब क्या, और आकाश महाभूत के 10 गुण क्या है, ये भी जानेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि केवल महाभूत के गुण, पृथ्वी महाभूत क्या है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि जो है क्लियर हो जाए, है ना, जो भी आपका डाउट रहे ये सब। तो पृथ्वी महाभूत के गुण मतलब क्या, तो पृथ्वी क्या है कि गुण इसमें हमने देखा था, और ये भागवत ऋषि ने भी, चरक ऋषि ने भी, सबने मतलब कहा है, और इसका जो है रेफरेंस भी हमने पहले दे रखा था, है ना। पहले सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज छोड़ दे, क्लास स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी सभी साथी जुड़े नहीं हैं। चलिए ठीक है, तो पृथ्वी महाभूत के गुण, अभी मैं गुण बता करके फिर पृथ्वी महाभूत के बारे में समझेंगे। तो पृथ्वी महाभूत के गुण क्या हैं, गुण समझ में आएगा तभी ना समझ में आएगा कि वो वस्तु क्या है ना। जैसे किसी भी व्यक्ति का गुण समझ में आएगा तभी तो समझ में आएगा कि वो कैसा आदमी, क्या आदमी है, वो क्या चीज़ है ना। तो गुण ही समझ में आना चाहिए। तो पृथ्वी हम उसको कहते हैं जो स्थिरता, भारीपन, कठिनता, अंकुरित करने की शक्ति जिसमें हो, है ना, गंध, विशालता, शक्ति, संघात, स्थापना, धारण शक्ति, ये जो हमने कल
विस्तार से ही कहिए कि बताया था मैंने एक एक गुण की प्रॉपर्टी। तो इसमें देखिए स्थिरता मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो अस्थिर है। तो जो अणु होता है वो अस्थिर ही होता है एक प्रकार, क्योंकि ये सबसे भारी होता है ना। अस्थिरता, इसमें गुरुता होती है अन्य महाभूतों की तुलना में, इसमें कठिनता होती है, प्रसव अर्थता होती है, यानी कि ये जो है किसी को उत्पादन, इसमें जो उत्पादन करने की शक्ति होती है। तो ये सब गुण है महाभूतों के। और पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है गंध। गंध गुण हमने बताया था कि गंध अगर कहीं है तो ये केवल और केवल पृथ्वी का है ना। इस प्रकार से विशालता, विशाल है ये, यानी कि सभी महाभूतों की तुलना में ये बड़ा है ना। और शक्ति भी है, यानी कि पृथ्वी महाभूत वायु महाभूत की तुलना करें तो इस प्रकार से अस्थिरता है ना, अस्थिर गुण है इसमें। तो इसमें विशेष इस प्रकार की शक्ति है ना, कि जैसे क्या ये हिलेगा नहीं जल्दी, इस है ना। बाकी क्या है कि अस्थिर शक्ति कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे वायु महाभूत है ना। तो तेज महाभूत में और शक्ति है, आकाश वायु महाभूत में और शक्ति होगी, अग्नि से ज़्यादा वायु में हो सकती है। लेकिन क्या है, उस प्रकार की शक्ति यहाँ पे नहीं समझिएगा। जैसे क्या है कि कोई छोटा बच्चा है तो उस लेवल पे उसकी शक्ति होगी, है ना। लेकिन क्या कोई बड़ा व्यक्ति है या कोई बड़ा जीव है तो उसमें ज़्यादा शक्ति होगा, है ना। भले जैसे शेर है तो शेर में अधिक शक्ति है, लेकिन ह्यूमन इसे कंट्रोल करता है ना। चीता में अधिक शक्ति है, लेकिन राज कौन करता है पृथ्वी पे, मनुष्य ही कर रहा है। तो उस प्रकार की शक्ति की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। शक्ति तो जो पृथ्वी महाभूत के गुण हैं, ये 10 गुण जो है ये लिया गया है महाभारत शांति पर्व से। मैंने आपको बताया था कल कि हम लोग आजकल महाभारत पढ़ रहे हैं, है ना। और ये जो है युधिष्ठिर जो है पूछ रहे हैं प्रश्न और भीष्म पितामह उत्तर दे रहे हैं। तो ये उत्तर दिए हैं, ये महाभारत पर्व का जो है महाभारत का शांति पर्व का है, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या गुण हो सकता है, तो भागवत ऋषि ने कहा है इसके बारे में। तो अभी जो रेफरेंस देख रहे हैं ये महाभारत का भी है और अष्टांग हृदयम आयुर्वेद ग्रंथ का भी है, ठीक है। तो भागवत ऋषि ने कहा है, जो मैंने आपको बता ही रखा है, ये लगभग सेम है। जैसे भागवत ऋषि ने भी बताया है कि गुरु है, स्थूल है, अस्थिर है, गंध युक्त है, जो उसे पार्थिव कहते हैं। और ये अस्थिरता है ना, संघनता है, ऐसा ही मतलब बताया है ना। ये आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बताया है। और ऊपर वाला जो बताया गया है भौतिक दृष्टिकोण, मतलब क्या है कि वैदिक भौतिक दृष्टिकोण से बताया गया है ऊपर, है ना, जो महाभारत में बताया गया है। यानी कि ये जो बात, ऐसा बात जो कर रहा है ना, अस्थिरता, गुरुता, कठिनता, ये जो ऊपर जो बात हुआ है महाभारत में, जो बात हुआ है ये कोई वैज्ञानिक कर रहा है। और इधर जो इस प्रकार से पार्थिव द्रव्य का जो वर्णन किया है, समझिए कि ये कोई वैद्य किया है वर्णन। तो ऐसा नहीं है कि वैद्य वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, है ना। वैद्य वैज्ञानिक होता है, और जो वैज्ञानिक मतलब वैद्य तो वैज्ञानिक होता ही है, मतलब ये खोज में लगा रहता है ना। करना चाहिए, मतलब वैज्ञानिक ही होना चाहिए वैद्य को, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको महाभारत वाला रेफरेंस दिया ताकि आप वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से सोचें। दूसरा था आप महाभूत के गुण। तो आपा सत्यम पहला सूत्र है, देखिए ये जो है सूत्र, हाँ, ये महाभारत पर्व का, महाभारत का शांति पर्व का 255 अध्याय जो है 255 है ये, है ना। तो ये काफ़ी इसमें अध्याय होते हैं, क्योंकि सूत्र भी तो 1 लाख है ना। तो 255 अध्याय का ये है शांति पर्व का। तो इसमें ये बताया गया है जो आप महाभूत होता है ये क्या होता है, शीतलता, यानी सत्यम मतलब शीतलता, ये शीतल होता है। रस, है ना, रसेंद्रियों द्वारा जो है ग्रह विषय होते हैं, और क्लेद उत्पन्न करता है, द्रव होता है, सने होता है, चिकना होता है ना। यानी कि ये सॉफ्ट भी होगा, जब सने है, चिकना है तो सौम्य भी होगा। और रिसना, यानी कि ये जो पानी होता है टपकने वाला होता है, आपको पता है कि पानी टपकता है, और ये जो है टपकने वाला होता है, जमने वाला होता है, और दूसरों को गलाने वाला होता है ना। ये गलाता है, जैसे पृथ्वी महाभूत को गलाता है। जैसे क्या है कि अपना जो है जो सब्जियां हैं, दाल है, या कुछ हम अपना बनाते हैं, है ना, चावल बनाते हैं तो गलता है ना। तो ये जल महाभूत के बिना कैसे गलेगा, तो जल महाभूत गलाने का काम करता है। और भागवत ऋषि ने कहा है कि जो द्रव्य, है ना, द्रव्य हो, लिक्विड हो, शीत हो, द्रव्य हो, है ना, और गुरु हो, स्निग्ध हो, मंद हो, सांद्र हो, रस गुण हो, ये सब आप महाभूत है। तो इतना तो मैंने आपको कल बता ही दिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं, चलिए। अब तीसरा जो है तेज महाभूत के गुण, ये पढ़िए क्या है तेज महाभूत के गुण जी।
पढ़ो। एज महाभूत के गुण: दुर्घर्ष होना, जलना, ताप देना, पकाना, प्रकाश करना, शोक, राग, हल्कापन, तीक्ष्णता और आग की लपटों का सदा ऊपरी की ओर उठना एवं प्रकाशित होना, ये सब अग्नि के गुण हैं। हाँ, रेफरेंस वही है ना, पर मंत्र संख्या ये 5 है ना। अध्याय वही है 255 और महाभारत शांति पर्व का रेफरेंस है। इसमें बताया गया है ना, कि अग्नि क्या बताया गया है, अग्नि दुर्धर्षता। दुर्धर्षता मतलब जिसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आग को आप नियंत्रित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब जिसको बस में आप नहीं कर सकते, जिसको आप बांध नहीं सकते हैं, इसको कहते हैं दुर्धर्षता। दुर्धर्षता ये है जी, दुर्धर्षता। तो अग्नि को जो है आप इस प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। उसको इस प्रकार से नहीं मतलब कि किया जा सकता है, जैसे पृथ्वी महाभूत अणु और परमाणु को करते हैं। तो ये है जलना, अग्नि महाभूत का गुण है जलना, खुद जलता है और खुद जलता है और ताप देता है, यानी कि जलना तपना, ताप देता है, जलेगा तो तपेगा भी, यानी कि कहीं किसी में ताप है तो जल भी रहा है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं, है ना। और बताया गया है अग्नि की लपटों का सदा हाँ तपना, पकाना, पाक गुण, अग्नि का गुण है पाक गुण। जैसे अपना भोजन पकाते हैं तो ये अग्नि महाभूत के कारण हो पाता है। अग्नि महाभूत पकाना जो है, पाका जो गुण है वो के मतलब क्या विशेष गुण है अग्नि महाभूत का, है ना, पकाने का। इसी प्रकार से प्रकाश करना, प्रकाश प्रकाश करना अग्नि का गुण है, प्रकाश करना, वायु का नहीं, क्योंकि वायु का रूप गुण नहीं होता है ना, इसलिए अग्नि का गुण है। अग्नि से शुरू होता है रूप, अग्नि का मुख्य जो तन्मात्रा है रूप है, रूप तन्मात्रा, और गुण जो है रूप है, और शब्द स्पर्श तो है ही अग्नि में। तो प्रकाश करना यानी कि लाइट वाला जो गुण है वो अग्नि में है। तो इस कारण से आप देखते होंगे, पहले हमने देखा था कि छोटे छोटे सिलेंडर होते थे और उसमें फिलामेंट लगा करके और माचिस लगा इस प्रकार से, तो गैस वो वाला पहले होता था सिस्टम, है ना। और लालटेन भी ऐसा भी चलता था, ये भी है ना। आजकल तो केवल बल्ब है, तो बल्ब भी ऐसा नहीं कि ये भी अग्नि का ही है। ये मोबाइल वगैरह जितने भी सिस्टम है सब अग्नि महाभूत, तेज महाभूत काम कर रहा है जी। यहाँ पे जितने भी प्रकाश के पुंज है सब अग्नि महाभूत है, अग्नि महाभूत का इसमें अंश है जी। जितने भी प्रकाश के पुंज है, चाहे सूर्य हो, तारे हो, जो भी प्रकाशित पुंज है, लाइट हो, छोटे छोटे बल्ब हैं या बड़े बड़े ग्रह हैं, जो भी प्रकाशित हैं वो सब जो है अग्नि महाभूत से बने हैं। अग्नि जैसे सूर्य, तो सूर्य क्या है जी, अग्नि महाभूत है। अग्नि महाभूत यानी कि वो जो है किससे बना है जी, अग्नि महाभूत यानी फोटोन से बना है ना, फोटोन से बना है, ऐसा अब आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं। आयुर्वेद में जिसे अग्नि कहते हैं। तो प्रकाश इसका सबसे बड़ा गुण है। छठा गुण है शोका, शोक यानी कि हलचल, है ना। देखिए आप संस्कृत के सूत्र देखिएगा, यहाँ प्रकाश के बाद शोक लिखा है, तो शोक मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है चिंता में चले गए, शोक हो गए, ये नहीं। शोक मतलब हलचल। और अगला है राग, राग मतलब आकर्षण। ऐसा नहीं कि राग मतलब क्या है कि राग द्वेष लोभ क्रोध मोह, ये नहीं। राग मतलब क्या, राग वैराग ये सब नहीं। राग मतलब आकर्षण। और हल्कापन यानी कि लघु। तीक्ष्णता, अग्नि तेज होती है जबकि जल मृदु होती है। तो तीक्ष्णता और आग के लपटों का सदा ऊपर उठना यानी कि तीक्ष्णता के बाद ऊर्ध्वगामी। तो ये 10 गुण जो है अग्नि का है। भागवत ऋषि ने भी यही बताया है कि जो द्रव्य रुक्ष हो, देखिए ऊपर में कहीं भी रुक्ष नहीं आया, तो ऊपर वाला जो सोच है ये वैज्ञानिक का सोच है, और नीचे वाला जो सोच है ये वैद्य का सोच है। वैद्य ऐसे सोचता है, कहा कि जो अग्नि द्रव्य होगा, अग्नि महाभूत का जो गुण होगा, ये समझ लीजिए, द्रव्य होगा जो रुक्ष होगा, तीक्ष्ण होगा, उष्ण होगा, विशुद्ध होगा, सूक्ष्म होगा, रूप गुण प्रधान होगा, और दाह यानी पाक, कांति यानी चमक, वर्ण प्रकाश और पाचन करने वाला होगा, पकाने वाला होगा। तो इस प्रकार से वैद्य और वैज्ञानिक दोनों का आज रेफरेंस है ना, मैं बता रहा हूँ, है ना।
हाँ, तो अब जो है वायु महाभूत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वायु महाभूत के क्या गुण है, इसके बारे में कोई भी वायु महाभूत के गुण: अनियत स्पर्श, वाक इंद्रियों की स्थिति, चलने फिरने आदि की स्वतंत्रता, बल, शीघ्रगामिता, मलमूत्र आदि को शरीर से बाहर निकालना, उत्क्षेपण आदि कर्म क्रिया शक्ति, प्राण और जन्म मृत्यु, ये सब वायु के गुण हैं। देखिए वायु के गुण के बारे में क्या बताया गया यहाँ पे कि अनित्य स्पर्श, वायु का वैसे जो तन्मात्रा क्या है जी, स्पर्श तन्मात्रा, वायु का जो है तन्मात्रा ही है ये। तो स्पर्श वायु का गुण है। और बाक इंद्रियों की स्थिति, यहाँ पे जो है बाद स्थान की बात किया गया। जैसे हम बोलते हैं जी, अगर वायु ना हो, है ना, वायु महाभूत ना हो तो शायद नहीं बोल पाएंगे हम, जो है उच्चारण नहीं कर पाएंगे, उच्चारण में भी देखा जाए तो, है ना। तो ये जो वायु महाभूत के गुण ही है, क्या है जी, बाद स्थान। ठीक है, तो हमारा जो क्या है कि बाक इंद्रियों की जो स्थिति है वायु महाभूत के कारण संभव है। चलने फिरने आदि की स्वतंत्रता, यानी कि जो वायु महाभूत है वो स्वतंत्र है, अपने शरीर में भी देखते होंगे क्या है, ये स्वतंत्र है। वायु, उदान वायु, प्राण वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु, सब स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र है। वायु तो एक ही है, स्वतंत्र है, घूम रहा है, तो स्वतंत्र इसका सबसे बड़ा गुण होता है वायु का। और वायु में जो बल है वो तो आपको पता ही है, पहले ही बताया था मैंने, वायु, है ना, इतना बल जो है क्या है कि पृथ्वी में और जल में नहीं है, वायु में जो बल है, तो इसमें सर्वाधिक बल है। बात जिसको हम कहते हैं वायु का गुण, मतलब क्या, बात का गुण आप समझ लीजिए। ठीक है, और ये शीघ्र, यानी कि इसमें चल गुण होता है। ये बात का क्या होता है, चल गुण, यानी कि वही शीघ्र की बात आप कह सकते हैं, शीघ्र है, ये बल है, ये इसमें विशेष बल है, मतलब उस प्रकार के बल नहीं है। वैसे तो बात बढ़ जाने से कमजोरी आ जाती है, लेकिन वेगवान होना, कहते हैं वेगवान, है ना, तो उस हिसाब से जो है इसमें काफ़ी बल होता है ना। तो विशेष रूप से वायु का ये गुण है। और मोक्ष, मोक्ष ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। मोक्ष यानी कि मुक्ति करता है। ये शरीर में भी देखते हैं वायु क्या करता है, मोक्ष प्रदान करता है। मतलब क्या है कि मलमूत्र आदि को बाहर निकालने का काम करता है। इस संदर्भ में इसको मोक्ष कहा गया है। मोक्ष मतलब इधर नहीं समझना है जी, ठीक है। हाँ, तो आदि जो है, देखिए सूत्र में तो यही बताया गया, देखिए बलम शीघ्रम च मोक्षम च कर्मनिष्ठा आत्मता भव, यही सो है। तो मोक्ष मतलब यहाँ पे मुक्त आदि करने का भाव से लिया गया है। आदि को शरीर मलमूत्र आदि को बाहर निकालना, उत्क्षेपण आदि कर्म, यानी कि कर्म जो हो रहा है वायु की वजह से हो रहा है। उत्क्षेपण, चाहे हम बैठ रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं, बोल पा रहे हैं, इस प्रकार से। और चेष्टा, जैसे आँख की पलकें झपकना, ये क्या है, चेष्टा है एक प्रकार से। तो चेष्टा है ना, यानी क्रिया शक्ति, चेष्टा करना, ये वायु का काम है। और प्राण है ना, और हाँ, क्रिया शक्ति, प्राण और जन्म मृत्यु, ये सब वायु के गुण है। ये जन्म मृत्यु यहाँ पे देखिए, चेष्टा के बाद आत्मता और भवा लिखा है। तो आत्ममता मतलब क्या है, प्राण की बात यहाँ पे विशेष रूप से किया गया है। सूत्र में देखिएगा तो आत्मता, और इसका हिंदी अर्थ प्राण। तो प्राण मतलब प्राण वायु, आप इसका तो स्थूल रूप है, सूक्ष्म रूप तो अभी मैं बताने वाला हूँ, है ना, कि आप क्या समझें। वायु मतलब ही क्या समझते हैं, समझना है आपको, है ना। और ये जो है वायु जो है जन्म मृत्यु, है ना, यहाँ पे जो है जन्म मृत्यु का अर्थ यहाँ पे जो है जन्मने और मरने से तो है ही, है ना, लेकिन ये स्थूल या फिर कहिए कि मोटा मोटा मतलब क्या है कि अर्थ है, सूक्ष्म अर्थ जो है वायु महाभूत को समझ के होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अष्टांग हृदय में भी क्या है कि भागवत ऋषि ने जो बताया है, यही कहा है, जो द्रव्य रुक्ष हो, विशद हो, लघु हो तथा सर्वगुण प्रधान हो, स्पर्श, हाँ, स्पर्श गुण प्रधान हो, वायु महाभूत का ये सब गुण है, ठीक है। तो इसके अलावा लघुता, रुक्षता, विशद
विशदता, ये सब गुण है जी। विचारशीलता, ये गुण है। हर्ष, क्षय, ये सब वायु के गुण। अब अंतिम महाभूत के गुण पढ़िए जी। आकाश महाभूत के क्या गुण है? आकाश महाभूत के गुण: शब्द व्यापकता, छिद्र होना, किसी स्थूल पदार्थ का आश्रय न होना, स्वयं किसी दूसरे आधार पर न रहना, अव्यक्तता, निर्विकारता, प्रतिघात शून्यता और भूतता अर्थात श्रवण इंद्रिय कारण होना और विकृत से युक्त होना, ये सब। आकाश महाभूत के गुण क्या है जी? तो आकाश महाभूत के क्या बताया गया? गुना शब्दों। पहला तो गुण है शब्द। आकाश का गुण है शब्द जी, इसका तन्मात्रा भी है। और व्यापकता, व्यापक है ये आकाश महाभूत, व्यापक है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ सब जगह आकाश महाभूत सब जगह है। छिद्र होना है ना, मैंने भी देखिए इसको छिद्रता 3 नंबर में लिखा है। शब्द है, व्यापक है, छिद्रता यानी कि इसमें होल है जी, है ना। इसमें मतलब छिद्र है यानी कि ये जो है, अभी महाभूतों को समझिएगा तो समझ में आएगा। छिद्रता मतलब क्या है कि हाँ समझ लीजिए कि छोटे छोटे छेद हैं इसमें, है ना। जैसे आप नेट देखा हो, नेट देखे होंगे आप, ऐसा समझ लीजिए जाली, ठीक है। तो शब्द महाभूत के स्वरूप या गुण कह लीजिए ये है ना। तो छिद्र होना, किसी स्थूल पदार्थ का आश्रय का होना, किसी स्थूल पदार्थ का आश्रय का, अनाश्रय यहाँ पे आया है 4 नंबर में, अनाश्रय, किसी स्थूल पदार्थ का आश्रय ना होना। सभी देखेंगे मतलब अणु परमाणु सबका जो है आश्रय है, लेकिन इसका कोई आश्रय नहीं है। मतलब क्या है कि इसी में मतलब क्या है कि सब रहता है, ठीक है, विलीन होता है, इसी में सब विलीन होता है आकाश महाभूत में। इसलिए इसका गुण है अनाश्रय। अनालंब यानी कि अनालंब मतलब होता है आधार है, जो सबका आधार है। ये आकाश महाभूत आधार है, बेस है। पृथ्वी महाभूत का, वायु महाभूत का, तेज महाभूत का, जल महाभूत का ये बेस है ना। इस प्रकार से अव्यक्त यानी कि अव्यक्तता इसका गुण है, यानी कि इसे जो है अव्यक्त मानते हैं, है ना। ये व्यक्त नहीं है और ये तो देखने का वस्तु है ही नहीं। यहाँ तक कि स्पर्श भी गुण नहीं है इसमें, केवल शब्द गुण है। वायु में तो स्पर्श गुण भी है, अग्नि में तो रूप गुण है, लेकिन इसमें केवल क्या है, शब्द गुण होने से ये अव्यक्त है। जैसे हम जो बोल पा रहे हैं, शब्दों को क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं ना। शब्द को, साउंड को तो केवल आप जो है महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये है, लेकिन शब्द को आप जो है व्यक्त कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई महाभूत आएगा तो भले, तो शब्द के साथ में जब वायु महाभूत आता है, शब्द के साथ में जब स्पर्श गुण आता है, तेज रूप गुण आता है, तो इस प्रकार से देखने लायक बनता है जी। अग्नि, ठीक है, अग्नि महाभूत रूपवान होता है। तो ये अविकारी भी बताया गया है, इसमें कोई विकार ना हो। अप्रतिघात तो पहले ही बता दिया था कि आकाश महाभूत में गुण है अप्रतिघात। पृथ्वी में गुण है प्रतिघात। जैसे प्रतिघात गुण ही है तभी हम जो है बैठे हैं पृथ्वी पे, नहीं तो पृथ्वी के अंदर चले जाते ना हम। जल में भी कुछ अप्रतिघात गुण होता है, ये भी हमें डूबने से बचाता है, लेकिन डुबाता तो है, लेकिन अग्नि में तो क्या अप्रतिघात गुण है ही। वायु में भी अप्रतिघात गुण है। हालांकि ऐसा नहीं कि वायु में भी माने कि प्रतिघात गुण नहीं है सब में। जैसे क्या है कि हमने बहुत बार इसको जो है इस संसार में मतलब सृष्टि में देखा है कि जैसे साइकिल चलाइए तो आपको पता चलेगा, बाइक ही चलाइए आपको पता चलेगा कि कैसे वायु का प्रतिघात गुण होता है। केवल आकाश का प्रतिघात गुण है जी, लेकिन पृथ्वी का सबसे ज़्यादा प्रतिघात गुण होता है। पृथ्वी का सबसे ज़्यादा जो है प्रतिघात गुण होता है। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा प्रतिघात गुण है और आकाश में गुण है ही नहीं प्रतिघात का। आकाश में प्रतिघात का गुण नहीं है। आकाश जो है अप्रतिघात है, वायु प्रतिघात है। मतलब आकाश को छोड़ के सभी जो है प्रतिघात है। प्रतिघात मतलब जो आपको जाने से, आगे बढ़ने से रोके। जैसे वायु रोकता है, साइकिल चलाइए, आप जा रहे हैं, है ना, आपके उल्टे आपके सामने से वायु बह रही है तो आपको जो रोकेगा वायु, जल तो रोकेगा ही जी, अग्नि भी रोकेगा और पृथ्वी तो रोक ही देगा, आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ने देगा।
जहाँ तक है वहीं तक, लेकिन वायु तो फिर भी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आकाश क्या है? आकाश अप्रतिघात है, आप जहाँ तक जाना चाहे जा सकते हैं स्पेस में। भूतता है ना, तो ये क्या है कि अप्रतिघात, प्रतिघात शून्यता मतलब होता है अप्रतिघात। भूतता अर्थात श्रवण इंद्रियों का कारण होता है ये, है ना। श्रवण इंद्रियों का मतलब शब्द, श्रवण इंद्रिय कर्ण का ये विषय भी है। और विकृति से युक्त होना, यानी कि वैसे तो अविकारी है, आपको मैंने बताया अविकारी है, विकार युक्त ये अविकारी बताया, लेकिन इसी से चूंकि सब उत्पन्न हुआ इसलिए विकृत है, ऐसा गुण उन्होंने बताया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने वर्णन किया। तो ये सब जो है गुण जो है वैज्ञानिकों को अधिक पढ़ना चाहिए, है ना। जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो ये सब पढ़ें। बाकी जो वैद्य जो हैं, वैद्य को भी जानना चाहिए। अब भागवत ऋषि ने क्या कहा है? कहता है जो द्रव्य सूक्ष्म हो, विशद हो, लघु हो, शब्द गुण प्रधान हो और अप्रतिघात विशेष गुण हो, है ना, और खोखलापन लघुता कारक हो, आकाशीय द्रव्य का ये सब गुण है जी। तो भागवत ऋषि का ये गुण जो है ना, ये भी आपको याद रखने हैं। और भीष्म पितामह का भी गुण याद रखना है। मतलब क्या है कि भारत के वैज्ञानिक ही थे भीष्म पितामह, ठीक है। उन्होंने ये कितने गुण हो गए जी? कितना गुण हो गया? 50 गुण हो गया जी, जो एक पेज में लिखना संभव नहीं था, तो इसलिए हमने 5 पेज बनाया। और इसका रेफरेंस भी देखिए, सबका दिया है रेफरेंस मैंने, है ना। पृथ्वी महाभूत के 10 गुण याद रखने हैं, आकाश आप महाभूत के 10 गुण, तेज महाभूत के 10 गुण, वायु महाभूत के 10 गुण और आकाश महाभूत के 10 गुण। कितने हो गए जी? 50 हो गए। ये 50 गुण हैं। अब हम जानते हैं मन एवं बुद्धि के गुण, हालांकि पहले ही बता चुके हैं, पढ़िए मन और बुद्धि के गुण। मन एवं बुद्धि के गुण: धैर्य, तर्क वितर्क में कुशलता, स्मरण, भ्रांति, कल्पना, क्षमा, शुभ एवं अशुभ, संकल्प और चंचलता, ये मन के 9 गुण हैं। मन के गुण है। मन के कितने गुण हो गए? 9 गुण हो गए जी। धैर्य, तर्क वितर्क में कुशलता, स्मरण, भ्रांति, कल्पना, क्षमा, शुभ अशुभ, संकल्प और चंचलता। मन चंचल हो, कहते हैं ना मन चंचल है, तो मन का ही ये गुण है। 9 गुण है ये। शुभ अशुभ संकल्प, यानी कि संकल्प विकल्प, ये आप समझ लीजिए, है ना, मन का, ठीक है। धैर्य, तर्क वितर्क में कुशलता, धैर्य, है ना, मन का ये विषय है जी। कल्पना, मन का विषय, कल्पना जो करते हैं। स्मरण, भ्रांति, ये जो है मन का गुण है। ये महाभारत शांति पर्व का है जी। और इसी प्रकार से अब है बुद्धि। बुद्धि के कितने गुण है? तो बुद्धि के 5 गुण है। इष्ट और अनिष्ट वृत्तियों का नाश, विचार, समाधान, संदेह और निश्चय, यानी कि बुद्धि निश्चय करती है जी, इसलिए कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि। समाधान बुद्धि खोजती है ना। तो समाधान, संदेह, निश्चय, विचार और वृत्तियों का नाश, ये 5 गुण है बुद्धि के, ठीक है। तो बुद्धि के भी पहले मैंने बता रखा है, वैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण क्या है, इसके आधार पे मैंने बता दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ, ठीक है। इसे केवल समझने के लिए मैं यहाँ पे जोड़ा हूँ, बाकी इसका कोई अर्थ मतलब विशेष मायने नहीं है। मैं ही पढ़ देता हूँ या आप लोग पढ़िए। मंगल जी पढ़िए। जी गुरु। भीष्म जी ने कहा, वत्स युधिष्ठिर, महर्षियों का कहना है कि बुद्धि के 60 गुण हैं, अर्थात 5 भूतों के पूर्वोक्त 50 गुण तथा बुद्धि के 5 गुण मिलकर 55 हुए। इनमें पंच महाभूतों को भी बुद्धि के गुण रूप से गिन लेने पर वे 60 हो जाते हैं। ये सभी गुण नित्य चैतन्य से मिले हुए हैं। पंच महाभूत और उनकी विभूतियां अविनाशी परमात्मा की सृष्टि हैं, परंतु परिवर्तनशील हैं, होने के कारण उसे तत्वज्ञ पुरुष नित्य नहीं बताते हैं। और आगे क्या हुआ ये भी पढ़ दीजिए। वत्स युधिष्ठिर, अन्य वक्ताओं ने जगत की उत्पत्ति के विषय में पहले जो कुछ कहा है वह सब
वेद वृद्ध और विचार दूषित है। अतः इस समय तुम नित्य सिद्ध परमात्मा का यथार्थ तत्व सुनकर उन्हीं परमेश्वर के प्रभाव एवं प्रसाद से शांत बुद्धि हो जाओ। ठीक है जी। देखिए, पहले लाइन में भीष्म पितामह जी कहा कि युधिष्ठिर, मैंने आपको बताया था कि युधिष्ठिर को ये बात सुना रहे थे, वैसे पांडव ही जो थे। महर्षियों का कहना है कि बुद्धि के 60 गुण हैं। तो कौन से गुण हैं? बुद्धि के 60 गुण है। तो जो पंचमहाभूतों के जो गुण है ना, पंचमहाभूतों के जो गुण है ना, वो सब गुण जो है बुद्धि के हैं। और महाभूत भी जो 5 है ये भी, और बुद्धि के 5 एक्स्ट्रा है ही। तो इस प्रकार से 55 और 5 50 55 और 5 60 हो गए। अब आपको मैं बताता हूँ। आज तो मैं वो PDF जोड़ा भी नहीं हूँ, नहीं तो आपको दिखाता, या फिर आपको पता ही है। आकाश के कितने गुण है जी? 1 गुण शब्द। वायु के कितने गुण हो गए? 2 गुण हो गए। क्यों हो गए 2 गुण? क्योंकि आकाश से उत्पन्न हुए हैं, तो उसके गुणों से, समझ रहे हैं, वो भी गुण है, और अपना गुण भी कुछ है ना, है उसके पास। और क्या गुण है? अग्नि के पास कितने गुण है? 3 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप। क्योंकि रूप उसका अपना गुण है, बाकी जो है दादा परदादा से लिया है। 3 गुण। पृथ्वी में 5 गुण है। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। गंध उसका अपना गुण है। बाकी शब्द, स्पर्श, रूप, रस जो है अन्य जिससे उत्पन्न हुआ है, इसका है। और ये सब महाभूत किससे उत्पन्न हुए हैं? मनस तत्व के आधार पे, बुद्धि से। ये सब महाभूत जो है, तो इसलिए क्या है कि बुद्धि में जो है ये सब महाभूतों के गुण हैं। ठीक है जी। ये सब जितने भी महाभूत हैं, बुद्धि से, आपको मैंने प्रकृति पूर्व सिद्धांत के आधार पे बताया था जो है ना, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बुद्धि आया था। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बुद्धि के 60 गुण होते हैं। 50 तो महाभूतों का जो गुण है, वो ऐसा नहीं है कि 50 जो है महाभूतों के गुण है वो बुद्धि ने ले लिया, नहीं, बुद्धि में है, ये 50 गुण है, लेकिन वर्णन जो है हमने महाभूतों में किया, ना कि बुद्धि में किया। मतलब बुद्धि के ही ये 50 गुण है, लेकिन महाभूतों में देखेंगे तो इसमें कुछ 10-10 ही गुण है, लेकिन ये 50 गुण बुद्धि में हैं। और बुद्धि के भी ये सब अपना ही गुण है बुद्धि के, ऐसा नहीं समझिएगा। जो 60 गुण है ना, बुद्धि के अपना ही गुण है, ऐसा नहीं कि महाभूतों से लिया है, ऐसा नहीं है। और आगे कहते हैं युधिष्ठिर से कि अन्य वक्ताओं ने जगत की उत्पत्ति के विषय में, मतलब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति के विषय में पहले जो कुछ कहा है अन्य वक्ताओं ने, वह सब वेद विरुद्ध है और विचार दूषित है, यानी कि गलत है ये सब। मतलब ये कहा है, जैसे मैंने कहा है, अगर यही बात कहा है तो सही है, सत्य है, लेकिन बाकी अगर किसी ने ऐसा उल्टा सीधा कुछ कहा है तो फिर क्या ये गलत है, वेद विरुद्ध है। अतः इस समय तुम नित्य सिद्ध परमात्मा का यथार्थ तत्व सुनकर, यानी कि तत्वों को जान करके, है ना, ऐसा कुछ मतलब क्या है कि कहा उन्होंने, उन्हीं परमेश्वर के प्रभाव एवं प्रसाद से शांत बुद्धि हो जाओ, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो ये है जी। अब हम जानते हैं आज का जो है मुख्य टॉपिक अब पढ़ें जी, क्या है ये मामला, है ना। हम महाभूत बन पड़े, तो आज हम जानेंगे 5 सूक्ष्म महाभूत जी। आज का मुख्य टॉपिक यही है, यही समझना है, और इसके बारे में बस एक टॉपिक और, माने एक क्लास और कल करेंगे जी। फिर इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, मतलब महाभूतों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना, महाभूतों से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो है 5 महाभूत, अपने महाभूतों का नाम, है ना, जरूर सुना होगा कि 5 महाभूत कहते हैं जी। 5 महाभूत होते हैं, इसे आप पंच तत्व भी कहते हैं और पंच महाभूत भी कहते हैं, लेकिन ये 2 प्रकार के होता है। ये 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो एक है 5 सूक्ष्म महाभूत, 5 सूक्ष्म महाभूत,
हमें लगता है कि यहाँ महाभूत का भी परिभाषा, भूत और महाभूत का भी परिभाषा लिख देना चाहिए था। कोई बात नहीं, बताया तो था, लेकिन और भी लिख ही देते तो सही रहता। चलिए जोड़ देंगे। महाभूत मतलब वो सूक्ष्म, महाभूत मतलब होता वो सूक्ष्म पदार्थ, वो ये पदार्थ ही है, मतलब वो सूक्ष्म तत्व की बात किया जा रहा है। तो 5 सूक्ष्म तत्व या 5 सूक्ष्म महाभूत कौन से हैं? तो पहला है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है अग्नि, चौथा है वायु, पांचवा है आकाश, है ना। और इसका इंग्लिश शब्द देख लीजिए जी, इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिए। ट्रांसलेशन में ही जो है आपको जो है अलग दिख रहा होगा कि पृथ्वी मतलब कुछ तो अलग है, जल भी वो नहीं है जी, अग्नि वो भी नहीं है, वायु एयर नहीं है, आकाश स्पेस नहीं है, इथर तत्व इथर है ना। हालांकि विदेश में भी ये 5 तत्व 5 महाभूत कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया था, लेकिन वो लोग जो है जल को वाटर एलिमेंट कहते हैं, उनका अपना मतलब है। हो सकता है हम इनको समझ नहीं पा रहे हैं, वो हमें समझ नहीं पा रहे हैं, यही तो होता है। हम उसके संस्कृति को नहीं समझते हैं, वो हमारे संस्कृति को नहीं समझता है, तो हम एक दूसरे को नीचा कहते हैं। हमें तो ऐसा करना नहीं है, हमें तो सबको समझना है। तो ये है 5 सूक्ष्म महाभूत। तो कहे क्या अंतर है? तो अंतर्भूत है 5 स्थूल महाभूत। हम इसे महाभूत नहीं कहेंगे, इसको हम पदार्थ कहेंगे। 5 स्थूल वस्तु कह सकते हैं, ये एलिमेंट नहीं हो सकता है। ये जो है एलिमेंट नहीं है, ये कोई तत्व नहीं है, ये कोई महाभूत नहीं है। तो ये जो 5 महाभूत जो आपको दिखता है जी, बड़ा बड़ा गोला है ना, पृथ्वी दिख रहा है ना, तो पृथ्वी यानी कि अर्थ जिसपे हम लोग हैं, जल मतलब वाटर जो हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, अग्नि मतलब फायर, और वायु मतलब एयर, और आकाश मतलब स्पेस यानी कि ईथर, यही है ना, अंतरिक्ष। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको लग रहा है ये सही है, ये 5 स्थूल पदार्थ ये सही है ट्रांसलेशन है। लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, या फिर जो ऊपर में जो वैज्ञानिक और वैद्य ने जो रेफरेंस दिया है ना, ये सब का कि आकाश महाभूत का ये गुण है, ये सब किसके गुण है? ये सब किसके गुण है? या फिर वास्तव में किससे बना है अपना शरीर? तो ये 5 स्थूल सूक्ष्म महाभूत, 5 सूक्ष्म महाभूतों से संपूर्ण सृष्टि बनी है। अर्थात ये जो पृथ्वी भी जो है, यानी कि जो गोला है ना, ग्रह जो है, ये पृथ्वी जिसको हम बोल देते हैं, इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इस पृथ्वी में मॉलिक्यूल ज़्यादा है, फोटोन कम है। और सूर्य को पृथ्वी क्यों नहीं कहते हैं? सूर्य को हम अग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य में फोटोन ज़्यादा है, मॉलिक्यूल कम है, फोटोन ज़्यादा है। तो सूर्य में से फोटोन निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? सूर्य वो ठंडा पड़ जाएगा। और पृथ्वी में से मॉलिक्यूल निकाल देगा तो पृथ्वी क्या बच जाएगा जी? कुछ नहीं, हम सब लोग पृथ्वी के अंदर घुस जाएंगे, मॉलिक्यूल ही नहीं रहेगा। तो कौन रोकेगा? अप्रतिघात का गुण किसमें है? मॉलिक्यूल में है, वैक्यूम एनर्जी में नहीं है, या स्टिंग में तो बिल्कुल नहीं है, फोटोन में भी नहीं है। वैक्यूम एनर्जी में कुछ कुछ है, स्टिंग में बिल्कुल नहीं है। वैक्यूम से शुरू होता है, फोटोन में है, एटम में है, और मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा प्रतिघात गुण है। तो पृथ्वी मतलब होता है, जो हमारा मानना है या हम जो मानते हैं, जो वैज्ञानिक स्तर की बात हो, ये वैद्य स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हालांकि ये वैद्य वैज्ञानिक ही होता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, है ना। तो ये जो वैज्ञानिक स्तर की बात है, ये केवल वैज्ञानिक सोच सकता है। आकाश मतलब क्या, वायु मतलब क्या, अग्नि मतलब क्या, जल मतलब क्या, पृथ्वी मतलब क्या। तो ये है हमारा कहने का मतलब, ये है जी 5 सूक्ष्म। हमारा कहते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, हम कहते हैं कि हमारे मोबाइल 5 तत्वों से बना है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो हम खाते पीते हैं, सब कुछ पंच भौतिक है, सब कुछ 5 महाभूतों से बना है। तो आपको लगेगा ये 5 महाभूत क्या है? तो क्या ये 5 महाभूत ये है क्या? आकाश हवा से बना है हमारा शरीर क्या? अग्नि आग से बना है क्या हमारा शरीर? तो नहीं, स्थूल आग से नहीं बना है, स्थूल जल से नहीं बना है, स्थूल पृथ्वी से नहीं बना है, स्थूल वायु से, स्थूल आकाश से नहीं बना है। ये सूक्ष्म आकाश, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म अग्नि, जल, पृथ्वी से बना है, सूक्ष्म से बना है। तो ये सूक्ष्म क्या है जी? इसके
इसे हम कैसे समझ सकते हैं? तो ये तो वैज्ञानिक लेवल की बात है ना। इसे समझना लेकिन चाहिए। लेकिन जो आप आकाश देखते हैं, वायु देखते हैं, या जो वायु लेते हैं, अग्नि जो हम देखते हैं घरों में, अपने रसोई में देखते हैं, जल अपने जो है टैंक में देखते हैं, समुद्र महासमुद्र देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, पृथ्वी हम जो ये पहाड़ देख रहे हैं, ये सब भी तो है। लेकिन ये महाभूत नहीं है। महाभूत मतलब होता है सूक्ष्म कण, आप इसे कह सकते हैं सूक्ष्म। तो आइए आपको जो है आज थोड़ा आधार रखते हैं पंचमहाभूतों का, फिर हम कल जानेंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे आपको, हो सके जितना संभव हो सके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी मतलब होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है जी? तो इसमें क्या गुण? पृथ्वी यानी कि जिसमें 5 गुण हो। क्या क्या गुण हो जी? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 गुण हो तो ये मॉलिक्यूल होगा। और मॉलिक्यूल मतलब होता है अणु। और पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम इकाई को कहते हैं अणु। कल मैं थोड़ा सा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, है ना। कल मैं आपको थोड़ा समय पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा तो मैं भी नहीं पढ़ाऊँ फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन मैं साइंस का बहुत बड़ा जो है, मैंने कि मैं साइंस खूब पढ़ता था, इसलिए हमारे जो है अच्छा मतलब रुचि बचपन से ही रहा है, मतलब साइंस पढ़ेंगे, इसलिए मैं बहुत पढ़ता था साइंस पहले, है ना। हालांकि बाद में हमने सब्जेक्ट नहीं चुना, है ना, कुछ अलग कारण से, है ना। मतलब क्या है कि बाद में मन नहीं लगने लगा। पहले तो बहुत मन लगता था कि मतलब पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे। बायोलॉजी में उतना मन नहीं था हमारा, मतलब बहुत कम मतलब मन लगता था। ज़्यादा हमको फिजिक्स केमिस्ट्री में मन लगता था बहुत। मतलब क्या है कि अच्छा मतलब कि एग्ज़ाम वगैरह भी हमने जो दिए उसमें बहुत मतलब 96% आया था, तो मुझे बहुत रुचि रहा। और अपने घर के जितने भी जो है पाठ पुर्जा होता था ना, जैसे मेरे घर में मोबाइल होता था या कुछ भी ऐसा बोर्ड बत्ती, मैंने बचपन से इसको तोड़ फोड़ के जोड़ने का मतलब क्या है कि अच्छा मतलब रुचि था हमको। मतलब ये सब सेल वगैरह को खोल करके, है ना, हर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब कुछ भी ऐसा होता था, है ना, उसे मैं खोल देता था और इसको बस जोड़ देता था, या ख़राब हो गया तो बना देता था। आज भी मैं मतलब कि मैं वैद्य हूँ, मतलब फिर भी मतलब क्या है कि मैं ये मतलब क्या है कि विद्युत का कुछ भी काम मैं कर लेता हूँ। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सामान ख़राब हो, मैं खुद बनाता हूँ अपना सामान, है ना। तो कल मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, है ना। हालांकि केमिस्ट्री बहुत टफ है ना, लेकिन क्या है कि मैं आपको बिल्कुल क्या है कि आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि एक आम आदमी जो है समझ सके, क्योंकि ये क्लास है आम आदमी के लिए, तो आप सभी लोग समझ पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो नहीं भी पढ़े होंगे जीवन में कभी, फिर भी समझ सकते हैं, मैं ऐसा बताने की कोशिश करूँगा। तो 5 सूक्ष्म महाभूत क्या है जी? मॉलिक्यूल। तो पदार्थ के सबसे सूक्ष्म इकाई, मान लीजिए कि आपने एक बड़ा पत्थर लिया, बड़ा पत्थर को अपने रेत का कण बनाया, रेत के कण को भी इतना बारीक किए, पूरा बारीक कर दिया आपने, तो जो सबसे अंतिम कण होगा वो होगा मॉलिक्यूल, जो दिखेगा आपके हाथ में होगा, है ना, सबसे सूक्ष्म इकाई को। हाँ, जो सबसे सूक्ष्म इकाई होगा उसको कहेंगे मॉलिक्यूल। तो अपना शरीर किससे बना है जी? मॉलिक्यूल से बना है, यानी कि पृथ्वी महाभूत से बना है। और उस मॉलिक्यूल को जब हम भाग करेंगे, मतलब उस मॉलिक्यूल को भी और अंदर जाने की कोशिश करेंगे, इसको आप भाग नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल को आप भाग नहीं कर सकते हैं जी, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। जो मॉलिक्यूल होगा वो सबसे सूक्ष्म इकाई होगा। अब मॉलिक्यूल को भाग नहीं कर सकते हैं, तब उसके अंदर घुस सकते हैं। भाग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर घुस के देख सकते हैं कि क्या है, ये किससे बना है। तो उसके अंदर जब घुसेंगे तो आपको दिखेगा जल महाभूत, यानी पानी नहीं दिखेगा, जल महाभूत एटम दिखेंगे आपको, परमाणु दिखेंगे आपको, यानी कि अणु के अंदर परमाणु दिखेंगे आपको। इसको हम कह रहे हैं, यानी कि अपना जो शरीर सूक्ष्म शरीर बना है वो अणु से, और अणु बना है परमाणु से, तो परमाणु दिखेंगे। लेकिन अणु को भी अब विभाजित नहीं करेंगे, अणु को जब विभाजित करेंगे तो फिर वो अलग मॉलिक्यूल हो जाएगा। थोड़ा कल और समझा पाऊंगा मैं, है ना, जब फिजिक्स केमिस्ट्री में जोड़ूंगा इसमें तो मैं आपको समझा दूंगा, या समझ जाएंगे आप थोड़ा, लेकिन अभी आप बस वैसे ही समझिए। तो जो पृथ्वी महाभूत होगा, जो अणु होगा, यानी कि जो पदार्थ की कोई भी पदार्थ मतलब अपना शरीर भी, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़,
उसका जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होगा कि इसके बाद अब डिवाइड नहीं हो सकता, बस इसके अंदर क्या है ये बात आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर आपको एटम मिलेंगे, यानी कि अपने शरीर एटम से बना है जी। और एटम में भी अंदर घुस करके देखेंगे तो ये जो है अग्नि महाभूत अंदर दिखेगा। अग्नि महाभूत मतलब फोटोन्स, मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार ये सब मैं बता रहा हूँ। मॉलिक्यूल तो भारत के शब्द ही नहीं है, आपको पता है। आइटम भी नहीं है, फोटोन भी नहीं है, वैक्यूम भी नहीं है, ये सब जो है आपको पता कहाँ का ये वर्ड है। हाँ, इंग्लिश वर्ड है, और भी अलग अलग वर्ड हो सकता है, ये हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें तो सब ग्रीक हो चाहे ये सब स्पेनिश हो, हमें सब एक जैसा ही दिखता है जी, इंग्लिश दिखता है। तो जो भी आप इसे मान सकते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम होता है और एटम के अंदर फोटॉन्स होता है, अग्नि महाभूत। और उस अग्नि महाभूत को भी आप जो है अंदर प्रवेश कर सकते हैं, माने अग्नि महाभूत के अंदर भी प्रवेश करेंगे। अग्नि महाभूत भी किसी से उत्पन्न हुआ है, तो वह है वायु। इसको वैक्यूम एनर्जी, वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम एनर्जी पूरा इसको कह सकते हैं। वैक्यूम तो नहीं कहेंगे, केवल वैक्यूम एनर्जी उससे। और वायु से भी जो सूक्ष्म होता है, शायद ये पृथ्वी महाभूत जो अणु है ना, अणु के लाखों करोड़ों गुना छोटा जल महाभूत होता है ये एटम। अणु से भी सूक्ष्म होता है जल महाभूत, यानी पृथ्वी से पतला जल है, जल से पतला अग्नि है, अग्नि से पतला वायु है, वायु से भी पतला आकाश है, यानी कि सूक्ष्म कह लीजिए। तो पृथ्वी जो है मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एटम है, एटम के अंदर फोटन है, फोटन के अंदर वैक्यूम एनर्जी है और स्टिंग है। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जो अणु होता है, अणु के अंदर में सब है जी, यानी कि एटम भी है, फोटन भी है, वैक्यूम भी है, स्टिंग भी है। तब ये पृथ्वी महाभूत अणु बना है और बहुत सारे अणुओं मिलकर के कोई एक वस्तु का निर्माण करता है। ठीक है जी, बहुत सारे अणु मिल करके, है ना, क्या करता है, बहुत सारे अणु मिल करके, आपको मैं बताऊंगा, कल मैं बताऊंगा जैसे पानी कैसे बनता है जी, कल इसके विषय में बात करेंगे। पानी के बारे में थोड़ा आपने सुना होगा ना, H2O, इसमें मतलब क्या, हाइड्रोजन के एक अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, तब जा करके एक कोई जो है पानी कोई तत्व है जी। आपको लगता है किसी दृष्टिकोण से जो पानी है, जो वाटर है, जिसको आप कहते हैं क्या पानी कोई तत्व है? फिजिक्स में 118 तत्व हैं। फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स या केमिस्ट्री में कह लीजिए कितने बताए गए, 118 तत्व। पढ़ा है ना आपने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसा ही ऑक्सीजन करके बहुत सारे तत्व हैं, है ना, पढ़ा होगा 118 तत्व। तो 118 तत्व कौन से, ये भी मैं थोड़ा बता दूंगा आप किस आधार पे ये तत्व हैं वास्तव में। लेकिन क्या पानी कोई तत्व है क्या? पानी कोई तत्व है? वाटर को कोई, लेकिन आयुर्वेद वाले बना दिए हैं जी, ये इसलिए बना दिए हैं, आयुर्वेद वाले नहीं बनाए हैं। आयुर्वेद को जिसने शुरू में ट्रांसलेट किया उसने बना दिया, पृथ्वी मतलब अर्थ बना दिया। सत्यानाश तो तब हो गया ना जब पृथ्वी को हमने अर्थ एलिमेंट पढ़ दिया, अर्थ को एलिमेंट बना दिया, जल को एलिमेंट बना दिया, फायर को एलिमेंट बना दिया, वायु को एलिमेंट बना दिया, एयर को एलिमेंट बना दिया, और आकाश को यानी कि स्पेस को एलिमेंट बना दिया। आकाश को एलिमेंट होता है, मतलब आकाश तो है, मतलब क्या है कि स्पेस कोई एलिमेंट है, एयर कोई एलिमेंट है। कोई कहेगा हवा कोई एलिमेंट है जी, बताइए। ऑक्सीजन एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब एलिमेंट है ना। वायु कोई एलिमेंट नहीं है, अग्नि को एलिमेंट बना दिया। अग्नि तो एलिमेंट है, लेकिन फायर, ये जो स्थूल अग्नि, इसको एलिमेंट बना दिया, ये कैसे है? और सबसे बड़ा पहाड़ को एलिमेंट बना दिया। यही समझ में नहीं आया कि पहाड़ कब एलिमेंट बन गया, यानी कि महाभूत बन गया। तो विनाश तब हुआ जी आयुर्वेद का, जब इसका सही से मतलब क्या है कि भाषांतर मतलब रूपांतर मतलब जो भी कहिए सही से नहीं हुआ। हम लोग पृथ्वी को अर्थ मानने लगे, मतलब जो अर्थ हम लोग नहीं मानने लगे, हमें जो पढ़ाया गया, यानी कि जिसने शुरू में इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया, खास करके जब से इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ तभी से जो है ये इसका जो है विनाश हुआ। लेकिन अब सुधार करेंगे, इंग्लिश का सही से अनुवाद करेंगे जी। पृथ्वी मतलब मॉलिक्यूल, जल मतलब एटम, अग्नि मतलब फोटोन, वायु मतलब वैक्यूम एनर्जी, आकाश मतलब स्टिंग,
यानी कि वाइब्रेशन सबसे सूक्ष्म होता है जी शब्द। आपको पता है मैं कितना बार बोल रहा हूँ, शब्द। शब्द भी क्या है जी? वाइब्रेशन ही है। मंत्र क्या है? वाइब्रेशन ही है। इसको कहते हैं अस्टिंग। मैंने आपको कहा था अस्टिंग थ्योरी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने खोज कर लिया है जी आकाश महाभूत, और अग्नि महाभूत तक पहुंच गया। तो सबसे पहले महाभूतों में हमने कहाँ से शुरू किया था जी? प्रकृति पुरुष से सिद्धांत किया था, यानी ऊपर से नीचे आया था। अब हम लोग जो है नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे जी। ठीक है, फिर क्लास समाप्त करेंगे महाभूतों वाला, तब समझ में आएगा। एक बार ऊपर से नीचे पढ़ लिए, अब नीचे से ऊपर पढ़ लेते हैं, मैंने ऊपर नीचे नीचे ऊपर पढ़ लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा जी क्या है ये महाभूत और क्या आवश्यकता है इसकी। तो पृथ्वी मतलब मॉलिक्यूल, पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई। इससे सूक्ष्म नहीं हो सकता, इसके सूक्ष्म नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर हो सकता है जो जिससे बना है। जैसे पृथ्वी किससे उत्पन्न हुआ है जी? जल से। तो उत्पत्ति क्रम क्या है जी? आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। अच्छा, कोई अगर आप देखें तो क्या अग्नि से जल की उत्पत्ति हो सकती है जी? वैसे स्थूल महाभूत में, मतलब इस दुनिया में, सृष्टि में देखें तो क्या आग से पानी बन सकता है? ये जल से पृथ्वी बन सकता है? आपको लगता है आग है, आग से पानी बन जाएगा अपने आप? वायु है, हवा से अग्नि बन जाएगा? ऐसा लगता है क्या? चलिए इसके बारे में तो मैं कल बताऊंगा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। लेकिन ऐसा है कि जो महाभूत होते हैं वो संघनन होकर के, कंडेंस होकर के बनता है। आकाश से वायु बन रहा है, और वायु से अग्नि बन रहा है, और अग्नि से जल महाभूत बन रहा है, उत्पन्न हो रहा है, बन नहीं रहा, उत्पन्न हो रहा है संघनित होकर के, और जल से पृथ्वी महाभूत बन रहा है। और इसका जो है अर्थ भी आपको समझ के आ गया होगा, समझ में आया होगा जरूर, कि इसका मतलब क्या हम मतलब आयुर्वेद में क्या बताया गया है, या फिर हमें क्या समझना चाहिए वास्तव में, इसका अर्थ क्या होनी चाहिए। तो वास्तव में इसका अर्थ ये होना चाहिए जी, ना कि तो ये है 25 तत्व। तो इस तत्व की व्याख्या ये है जी। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी महाभूत मतलब पहाड़, ऐसा नहीं जी। पृथ्वी महाभूत मतलब जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई हैं, जो मतलब क्या है कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, वो है पृथ्वी महाभूत। यानी कि ये सबसे बड़ा भी है, और ये सबको धारण भी कर रखा है। और इसमें आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है। यानी कि हवा नहीं है, आग नहीं है ना। अर्थात ये महाभूत रूप में, यानी कि सूक्ष्म रूप में है। इसमें जो है वैक्यूम एनर्जी, स्टिंग, फोटोन, ये थोड़ा 2-4 शब्द हैं, वो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कल मैं बता दूंगा। लेकिन आपने एटम तो सुना होगा, परमाणु तो सुना ही होगा, है ना। अणु, परमाणु, इतना तो सुना होगा। ठीक है, तो पृथ्वी को जब क्या है कि अंदर से देखेंगे, पृथ्वी की संरचना देखेंगे, तो इसमें क्या होगा? एटम निकलेगा। एटम जो है इसके अंदर जो है, और पृथ्वी से लाखों गुना सूक्ष्म होता है एटम, माने मॉलिक्यूल से लाखों गुना सूक्ष्म, माने मॉलिक्यूल से लाखों गुना सूक्ष्म एटम होता है। एटम से लाखों गुना सूक्ष्म फोटोन होता है, और फोटोन से लाखों करोड़ों गुना सूक्ष्म वैक्यूम एनर्जी होती है, और वैक्यूम एनर्जी से लाखों करोड़ों गुना सूक्ष्म जो है स्टिंग होता है। तो सोच सकते हैं जी अपना शरीर कैसे बना है जी, है ना। कितने आकाश महाभूत, कितने वायु महाभूत, कितने अग्नि महाभूत, जल महाभूत। अणु तो मतलब अणु तो एक सबसे पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। अगर मैं आपको बताऊं, ये अपना जो शरीर है ना, अपना जो शरीर है, अणु निकाल लिया जाए जी, अणु निकाल लिया जाए, है ना, तो अपना जो शरीर होगा ना, एक चने के दाने के बराबर भी नहीं रहेगा। समझ गए? ऐसा है ये पंच महाभूतों का ये। और आपने देखा भी होगा, सब जब जल जाता है शरीर तो कितना बच जाता है ना। सब विलीन हो जाता है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। विलीन होने का क्रम क्या है जी? पृथ्वी महाभूत जल महाभूत में विलीन होगा, पृथ्वी और जल अग्नि महाभूत में विलीन होगा, पृथ्वी जल अग्नि वायु महाभूत में विलीन होगा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश महाभूत में विलीन, अष्टिंग में विलीन हो जाएगा। अष्टिंग, अष्टिंग थ्योरी भी यही कहता है कि अंततः सब इसी में विलीन हो जाता है जी। अष्टिंग मतलब आप जो है, अष्टिंग मतलब शब्द, ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा आप छंद, ऐसा मंत्र, आप ये सब मान सकते हैं। जैसे हम जो उच्चारण कर रहे हैं, तो आकाश महाभूत का सबसे बड़ा गुण क्या है जी? शब्द है। आकाश का तो केवल एक ही गुण है, शब्द, है ना।
तो इस प्रकार से कहा गया है। तो पंच तत्वों की व्याख्या आज के लिए बस इतना ही जी। अब कल हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी भी आ जाएगा ना अपना आयुर्वेद। ठीक है, तो ये है जी। आप कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। आप देखिए महाभूत के बारे में कोई पूछेगा तो क्या समझाएंगे जी, बताइए। हाँ जी, ये जो आज मैंने आपको शेयर किया ना ग्रुप में, सबको शेयर कर दीजिएगा यार दोस्तों को कि देखो भाई हमने ये पढ़ा है महाभूत मतलब क्या हमने समझा है, आप भी समझ लो। पहाड़ नहीं है। हाँ, पृथ्वी मतलब पहाड़ नहीं है भाई। ठीक है, बस इतना ही। देखिए ये सब केवल जानकारी है। बाकी आप जो है ना, मतलब जो वैज्ञानिक होते हैं, है ना, वो वैज्ञानिक खुद जो है समाधि अवस्था में जा कर के जो है इसको खोजने का प्रयास करें। जानकारी होगा तब ना विचार करेंगे। तो जो ध्यान होता है ना, ध्यान में यही सब विचार किया जाता है। ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान कुछ किसका करना है ना, कौन से मूर्ति का, कौन से भगवान का ध्यान, कुछ नहीं किया, इस प्रकार से नहीं होता है। ध्यान मतलब इन चीज़ों का विचार करना होता है ना। इस प्रकार से उन अणुओं में प्रवेश करिए, उन परमाणुओं में प्रवेश करिए, है ना, इधर जाके प्रवेश करना है। इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ, संसार का निर्माण कैसे, वस्तु का निर्माण कैसे हुआ, आत्मा क्या है ना, सभी समझ में आए। आत्मा क्या है तब ना समझ पाएंगे जब इसके स्थूल लेवल को। भाई आत्मा तो और भी सूक्ष्म है। जब आपको समझ सकते हैं कि जब आप जो है अणु को देखना मुश्किल, अणु तो दिखाई देगा, परमाणु को आप नहीं देख पा रहे हैं, इसके लिए माइक्रोस्कोप की आपको जरूरत है ना। आप फोटोन को नहीं देख पा रहे हैं, बताइए, आप फोटोन को नहीं देख पा रहे हैं, आप वैक्यूम एनर्जी को नहीं देख पा रहे हैं, आप स्ट्रिंग को नहीं देख पा रहे हैं, तो आप मनस तत्व, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, पुरुष को क्या देख पाएंगे, खाक। तो पुरुष को तभी देख पाएंगे जब इनका विचार आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। तो इसको तो क्या है कि आप योग के द्वारा ही देख पाएंगे, है ना, इसको कोई भी माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे जी। ठीक है, तो ये सब जानकारी होने पे ही हो सकता है। तो ये हमने जानकारी दिया, अब आप सभी लोग देख सकते हैं, है ना, बुद्धि के स्तर पे। मतलब ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है आत्मा। आत्मा क्या है, तो पहले ये सब महाभूत तो समझ में आ जाए कि महाभूत क्या है। महाभूत ही नहीं समझ रहे हैं। महाभूत का जब विचार करते हैं, पृथ्वी महाभूत तो आ गया, पहाड़ आ गए, है ना। तो क्या अब आपके दिमाग में आएगा अणु आएगा, आपके दिमाग में घुसेगा परमाणु, है ना। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई एकदम गहराई में चले गए। इन चीज़ों का विचार करते हुए गहराई में चले जाना, यहीं से खोज के लाना। ठीक है जी, अब कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो आज की क्लास को विराम करते हैं जी। लगता है सभी क्लास छोड़ के चले गए। हाँ जी, नहीं आया समझ में कुछ, थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। ये बताएंगे, है ना, राकेश कुमार वर्मा जी बताएंगे, समझ में आया, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं ना। हाँ भाई जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। हम शादी में आए हुए हैं, यहाँ पर डिस्टर्ब है, लेकिन सुन रहे हैं क्लास को। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया है। ये तो अभी वैज्ञानिक रूप से चल रहा है ना, तो हम लोग सिंपल टीचर है ना, तो ये सब बातें तो पढ़े हैं लेकिन वैध रूप से नहीं पढ़े न हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन समझ में के दृष्टि से पढ़े हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री तो समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ, ये तो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है जी। पहले पंच तत्व को ऐसे नहीं समझते थे, लेकिन अब समझ में आया कि पृथ्वी का मतलब क्या होगा। हाँ बिल्कुल। जल का मतलब क्या होगा। हाँ ठीक है, यही है जी। हाँ जी, वैद्य मंगल जी। ठीक है भाई जी। हाँ जी, ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक। वैद्य मंगल जी। जी गुरु जी। हाँ जी, कहिए। हमने कहा कि जैसे पहले तो हम लोग ये जानते थे कि पंच महाभूत ये होते हैं, मिट्टी हो गया, जल हो गया। ओहो, जैसे जल हो गया। कहा गया कि शरीर है, ये पंच महाभूत जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में
बाद में जब सूक्ष्म की तरफ बढ़े तो पता चला कि इसमें सूक्ष्म शरीर भी है। वैसे पंच महाभूत तो स्थूल जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, वो तो है ही, उसके अंदर भी जो सूक्ष्म है, मेन वो है। हाँ बिल्कुल, अणु है, अणु परमाणु जी। लेवल पे है ये, इसकी बात ही होती है ना। जी जी। चलिए ठीक है, तो इसको चिकित्सा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल प्रयोग करते हैं जी। ये कैसे होगा ये सब बताएंगे, है ना। अभी तो केवल जान लीजिए कि ये पंच महाभूत क्या है और ये क्यों जरूरी है। क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति, अपना शरीर की उत्पत्ति कैसे हुआ, तो इसके लिए ही तो पढ़ रहे हैं हम ये सब, है ना। शरीर को जानना है ना, तो यही तो कर रहे हैं, शरीर को जान रहे हैं। और क्या, हम ये सब क्यों जान के करेंगे, है ना। जानना इसलिए ज़रूरी है ना कि अपना शरीर कैसे बना है, किस मॉलिक्यूल से बना है, कौन से आइटम, फोटोन, वैक्यूम एनर्जी, स्टिंग से बना है शरीर कैसे बना है। तो शरीर की उत्पत्ति के बारे में, शरीर के बारे में ही तो जान रहा हूँ, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में जानेंगे, जितना ज़्यादा जानेंगे, जैसे आपने मोबाइल बनाया तो ख़राब होगा तो आप दोबारा बना सकते हैं, लेकिन आपने मोबाइल नहीं बनाया है, कोई कंपनी ने बना के दिया, कोई आपको दोस्त बना के दिया, मोबाइल दे दिया, आप इसको चलाएंगे, ख़राब होगा, फिर उसी मिस्त्री के पास ले जाएंगे कि बना दो ना, ख़राब हो गया, है ना। तो आप अपने शरीर को जानेंगे तो ख़राब होगा तो खुद बनाएंगे, और अपने शरीर के बारे में नहीं जानेंगे तो कोई जो है इंजीनियर के पास ले जाएंगे, यानी कि कोई डॉक्टर इंजीनियर के पास में ले जाएंगे, है ना, कहेंगे बना दो। अपना भी शरीर ऐसा ही होता है, लोग बीमार पड़ते हैं, अपने शरीर को नहीं जानते तो हमारे पास आते हैं, हम बनाते हैं, हम वैज्ञानिक हैं, बनाते हैं उसके शरीर को, मतलब बनाने का मतलब निरोग करते हैं। अगर वही व्यक्ति खुद अपने शरीर को जान जाएगा तो फिर वो बीमार ही नहीं पड़ेगा, या अगर बीमार भी पड़ जाता है, कभी कभी ख़राब भी हो जाता है गाड़ी, तो बना लेगा खुद से। तो कितना आसान है जी, ठीक है। लेकिन इसको समझना चाहिए लोगों को, यही समझाने के लिए तो प्रयास है हम लोग का, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया रहा आज की क्लास, है ना। अब हम शांति पाठ करके क्लास को विराम करते हैं जी। कल पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि पंचमहाभूतों का जो है पूरा जो है स्वरूप, है ना। मतलब क्या, अणुओं की, मतलब अंदर की दुनिया में, ठीक है, अंदर की दुनिया में प्रवेश करना है कल से जी, है ना।